हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। ये हमारा अभ्यास सीरीज आपके दिसंबर अपकमिंग एग्जामिनेशन जो यूजीसी नेट का होने वाला है उसको टारगेट कर रहा है। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको उन सभी क्वेश्चंस की श्रृंखला चाहिए तो प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। आज का ये 17 अक्टूबर का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को अभी जाके लाइक कर दीजिए। और आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ जो ये वीडियो है ये उन बच्चों तक रिकमेंड होता है जिनको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। आज का सेशन ईजी ही रहने वाला है, तो मैं आशा करूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस का, इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चिंतनशील शिक्षण स्तर की विशेषता नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है, फोकसेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है, रिक्वायर्स हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। तीसरा है, एम्फेसाइजेज रोट मेमोराइजेशन यानी रटने पर जोर देता है। और चौथा ऑप्शन आपके पास, प्रमोट्स डीप अंडरस्टैंडिंग यानी गहरी समझ को बढ़ावा देता है। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट कह रहा है, नहीं है एक विशेषता रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन आपको सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां जाकर इसका सही उत्तर देंगे, है ना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। देखिए अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, ओके, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके ऊपर तो हम फोकस करते ही हैं, है ना। इसके साथ साथ जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़, क्योंकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं। आपको मैंने एक पिरामिड से समझाया था ना, सबसे पहले आता है रोट मेमोराइजेशन, है ना, यानी कि ये मेमोरी लेवल है। और देखिए मेमोरी लेवल कई लोग कहते हैं कि बुरा है, बुरा नहीं है, ये फाउंडेशन के तौर पे काम करता है, ये एक बेस के तौर पे काम करता है आगे आने वाले लेवल्स के लिए। तो बिना मेमोरी के लेवल के जो है आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये मत समझिए कि ये रटना जो ये बुरा तब है जब आप बड़े क्लासेस में आ चुके हैं, अभी भी यही काम कर रहे हैं आप, अभी भी आप मेमोरी लेवल पे ही जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो तब के लिए बुरा है। लेकिन उस उम्र में जब आप शुरुआती दिनों में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, जब प्राथमिक शिक्षा कोई बच्चा ले रहा है, तो उसके लिए तो मेमोरी लेवल बहुत अच्छी चीज़ है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो रिलेशनशिप वाला लेवल है, जहाँ पर आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देते हैं, चीज़ों को समझने के ऊपर ध्यान देते हैं, उनके बीच में जो है क्या रिलेशन है ना, कि उसके ऊपर, संबंधों के ऊपर ध्यान देते हैं। और आखिरी आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है इसमें आप क्या करते हैं, इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, सिंथेसाइजिंग जिसे हम कहते हैं कि आप जो है ना सिंथेसाइज करते हैं, चीज़ों को जो है क्रिएट करते हैं, अपने से बनाते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। तो ये जो है सभी इसमें आते हैं। तो रोट मेमोराइजेशन वाला जो ये ऑप्शन है ये मेमोरी लेवल में आता है ना। तो मेमोरी लेवल में आने की वजह से जो ये सी ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है। डीप अंडरस्टैंडिंग तो जरूर जो है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल का ही एक पार्ट है, क्योंकि डेप्थ में आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में ही। तो सी, रटने पर जोर देना, इसका सही उत्तर है, क्योंकि पूछा है कि इनमें से चिंतनशील शिक्षा स्तर की विशेषता नहीं है, तो सी नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स द कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। बताइए प्रयोगात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन बाहरी चर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, रैंडमाइजेशन यानी यादृच्छिकरण, फिर आता है हमारा ब्लाइंडिंग। देखिए ब्लाइंडिंग ये इंश्योर करना कि भाई जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो, अब कई बार तो रिसर्चर्स भी, उनको मालूम ही नहीं होता है कि किस ग्रुप में वो हैं, और इससे बायस कम होता है ना, किसी भी तरीके का आप जो है किसी तरफ झुकाव महसूस नहीं करते हैं और बिल्कुल ही जो है अनबायस्ड तरीके से जो रिजल्ट है वो आता है। तो ये हो गया। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यानी स्तरीकृत नमूना, जिसमें आप स्ट्रेटाज में बांटते हैं, सब ग्रुप्स में बांटते हैं। और चौथा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी परिकल्पना परीक्षण, जहाँ पर आप जो है ना स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस का। तो बताइए इनमें से कौन सा इंश्योर करता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल का कंट्रोल, है ना, नियंत्रित करने में कौन सा सहायक होता है बाहरी चर को। चार ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं।
देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, आप पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप कि आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। इसका सही उत्तर होगा रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करें, तो उसको अलग अलग ग्रुप में आप असाइन कर दिया आपने, और ये रैंडमली करते हैं। ये किसी भी तरीके से अपने मन में जो है कुछ सोच के पूर्वाग्रह से नहीं करते हैं, बल्कि रैंडमली आप जो है किसी को उठाया, किसी ग्रुप में डाल दिया। इससे क्या होता है कि हर पार्टिसिपेंट्स के बाद जो है ना इक्वल चांस होता है, उनके पास बराबर एक मौका होता है चुने जाने का, चाहे किसी भी ग्रुप में प्लेस्ड होने का। और इससे जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसके ऊपर कंट्रोल पाया जाता है, क्योंकि हम इवनली जो है हर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिससे कि बायस कम होता है। और अगर बायसनेस कम होगा, अगर किसी भी तरीके का जो है हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह हो या झुकाव हो किसी एक पार्टी की तरफ, वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर आप रैंडमली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो रैंडमाइजेशन जो है, इससे आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लाइंडिंग में तो आप जो है अनअवेयर होते हैं कि कौन से ग्रुप में आप खुद ही रिसर्चर को भी नहीं पता है, तो देखिए बायस कम होता है, लेकिन ये डायरेक्टली एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, आप डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में, और फिर ये इंश्योर करते हैं कि वो रिप्रेजेंट करे पूरे सैंपल को। तो ये जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल के कंट्रोल से लेन देन नहीं, और ना ही जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होता है, एक सांख्यिकीय परीक्षण होता है जो, और इसमें आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हैं इसके थ्रू। तो यादृच्छिकरण, ये रैंडमाइजेशन का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। बहुत आसान प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कक्षा संचार के लिए बाधा है। बाधा के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के जो भी इसका करेक्ट आंसर आपको लग रहा है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है सिमेंटिक नॉइज, अर्थगत शोर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास नॉन वर्बल क्यूज, अव्यक्त संकेत। तीसरा ऑप्शन है इंटरैक्टिव डायलॉग, अंतःक्रियात्मक संवाद। और चौथा ऑप्शन है कॉन्टेक्चुअल फीडबैक, प्रासंगिक प्रतिक्रिया। तो बताइए इनमें से कौन सा एक बैरियर है अगर हम बात करें प्रभावी कक्षा संचार या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की। बार बार हमने जो है ये क्वेश्चन डिस्कस किया है पहले भी। देखिए अगर हम बात करें एक प्रभावी कक्षा की, तो प्रभावी कक्षा में आप जो है अगर फीडबैक दे रहे हैं, अगर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाएगी। आप बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं, बच्चे आपको फीडबैक दे सकते हैं कि आपको सर क्या क्या जो है इसमें सुधार करना चाहिए। आप बच्चों को देंगे कि आपको जो है ऐसे ऐसे सुधार करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कॉन्टेक्स्ट में किसी को फीडबैक मिल रहा है। तो कॉन्टेक्चुअल फीडबैक इंपॉर्टेंट है, इससे कम्युनिकेशन क्लैरिफाई होता है, और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जो है रिस्पॉन्स के बेसिस पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इससे जो है समझ का भी विकास होता है, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होता है। इंटरैक्टिव डायलॉग के बारे में बात करें तो ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्टिव डायलॉग होता है, जिससे एंगेजमेंट बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है, और कम्युनिकेशन इन्हेंस होता है। तो ये बैरियर तो हुआ नहीं, तो ये भी दोनों नहीं हुआ। नॉन वर्बल क्यूज़, देखिए नॉन वर्बल क्यूज़ में क्या आते हैं, अव्यक्त संकेत क्या हो सकते हैं, जैसे कोई इशारा, जेस्चर देना, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और बच्चों का जो चेहरा है वो अजीब बन रहा है, तो इससे आपको समझना चाहिए कि उनको शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से तो जो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल क्यूज से बेहतर बन जाता है ना। तो ये एक हिंडर नहीं करता है, ये बैरियर नहीं बनता है, बल्कि और बेहतर बनाता है। तो अगर आप अपने मैसेज के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी जोड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इशारे भी हो जाते हैं, है ना। इशारे आ जाते हैं मतलब क्या हो जाएगा, आप किस टाइप के जो है अपने हाथों का मूवमेंट आपका क्या रहता है, कैसे आप आई मूवमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आई कांटेक्ट करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए, सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक नॉइज होता क्या है इसको समझ लेते हैं। अर्थगत शोर, देखिए सिमेंटिक नॉइज तब होता है जब हम जब भी हम कुछ शब्द कह रहे हैं, कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, और वो मिस रिप्रेजेंट वो कोई कर दे, मिसमैच हो जाए, उसका इंटरप्रिटेशन सही से ना हो, है ना। तो यानी कि कौन सा मीनिंग निकाला जा रहा है, सेंडर कुछ और बोल रहा है और रिसीवर उसको कुछ समझ रहा है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड बोल दिया मैंने, कोई कॉम्प्लेक्स वोकैब का यूज़ कर लिया मैंने, कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जिससे आप कन्फ्यूज़ हो गए, तो इससे जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेकडाउन हो सकता है। तो वो सिमेंटिक नॉइज़ कहलाएगा, जिसमें कि मैं आपसे कोई जो है बहुत हार्ड वर्ड बोल दूं, कोई बहुत टफ वर्ड बोल दिया मैंने, आपको समझ ही नहीं आया और वो कम्युनिकेशन हिंडर हो गया, तो फिर ये इसको हम कहते हैं सिमेंटिक नॉइज़। तो सिमेंटिक
जो है ये लैंग्वेज से होता है, इसका मीनिंग से होता है, आप समझ जाइए, मीनिंग अर्थ से होता है। तो सिमेंटिक नॉइज एक बैरियर के तौर पे काम करता है अगर हम बात करें प्रभावी कक्षा संचार में। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी विच टाइप ऑफ इन्फरेंस इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। बताइए न्याय दर्शन के अनुसार किस प्रकार का अनुमान कारण और प्रभाव के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, पहला केवलान्वयी, दूसरा है केवल व्यतिरिकी, तीसरा है अनुपयुक्तात्मक या अन्वय व्यतिरिकी, और चौथा है शब्द प्रमाण। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो एक ऐसा न्याय दर्शन के अनुसार जो है कौन सा एक ऐसा अनुमान कारण और प्रभाव के बीच में संबंध को दर्शाने वाला है। इनमें से बताइए, इन चार ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 4 में जाके और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही आंसर होगा मेंशन कर दीजिए, है ना। तो न्याय फिलॉसफी के अनुसार ये बात कर रहा है कौन से टाइप का इन्फरेंस, है ना, यानी अनुमान के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। और बात हो रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में, कारण प्रभाव रिलेशनशिप में। कॉज एंड इफेक्ट सुनते ही हमारे मन में तो सबसे पहले एक और चीज़ आ जाती है, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हमने बार बार बात किया है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग है। देखिए अगर हम बात करें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर के बारे में, तो वो होगा सी होगा, अन्वय व्यतिरिकी। ये इन्फ्रेंस जो होता है ना, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिलेशन आता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन, और किसके बीच में, कारण और प्रभाव के बीच में, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इफ देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर। मतलब अगर धुआं है तो आग भी जरूर होगा। तो इसमें जो धुआं है वो क्या है, वो इफेक्ट है, और फायर क्या है, वो कॉज है ना। अब इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि इफ़ देयर इज़ फायर देयर मस्ट बी स्मोक। तो ये मेथड जो है ना, ये लिंक करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को डायरेक्टली, और न्याय फिलॉसफी का बहुत बहुत ही सेंट्रल पार्ट है ये, याद रखिएगा, है ना। तो न्याय फिलॉसफी के अनुसार जो अनुमान का एक प्रकार है जो कि कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वो है अन्वय व्यतिरिकी, याद रखिएगा, है ना। तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 4th क्वेश्चन का, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इज डायरेक्टली लिंक टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से सीधा जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने कुछ यूँ हैं। पहला ऑप्शन आपके पास पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता, दूसरा ऑप्शन है बेसल संधि या बेसल कन्वेंशन, तीसरा है रियो समिट या रियो शिखर सम्मेलन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि। पूछ रहा है डायरेक्टली लिंक्ड, आप किस चीज़ से, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने से, है ना। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है इसको कम करने से सीधे जुड़ा हुआ है, कौन से टाइप का एग्रीमेंट होगा बताइए। अच्छा एक और चीज़ मैंने यहाँ पर ऑप्शंस आपको समझाए नहीं दूसरे वाले। देखिए यहाँ पर ये केवलान्वयी जो है, ये एक ऐसे टाइप का अनुमान है, एक ऐसे टाइप का इन्फ्रेंस है जो कि सिर्फ पॉजिटिव इंस्टेंसेस में इसको हम लागू कर पाते हैं या अवेलेबल होता है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बिल्कुल ही डील नहीं करता, ये सिर्फ जो है जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होंगी, पॉजिटिव इंस्टेंस होंगे, वहीं पर ये होगा, है ना। वही अगर बात करें हम केवल व्यतिरिकी की, तो ये इन्फ्रेंस जो है ना, ये सिर्फ नेगेटिव इंस्टेंस में जो है वो लागू होता है। इसमें दो कॉज और इफेक्ट के बारे में इसमें भी बात नहीं होता। तो ये दोनों याद रखिएगा, पी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम देखें शब्द प्रमाण, तो ये वर्बल टेस्टिमनी इसको हम कहते हैं, आपको याद होगा वर्बल टेस्टिमनी। और वर्बल टेस्टिमनी या नॉलेज जो हम अथॉरिटेटिव वर्ड्स या अथॉरिटेटिव टेक्स्ट से गेन करते हैं, यानी जैसे भगवत गीता हो गया, कुरान शरीफ हो गया, बाइबल हो गया, अगर उससे कोई ज्ञान हम, या फिर कोई ऐसे प्रूवन थ्योरी है जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो अगर आप उससे कुछ सीखते हैं तो उसको हम वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं, क्योंकि वो प्रूव्ड है और इसमें अनुमान हम नहीं लगाते हैं, ये डायरेक्टली जो है जो प्रूवन है उसके ऊपर होता है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, आई होप कि ये सभी ऑप्शंस आपको अच्छे समझ में आ गए हों। अब इस प्रश्न में हम चलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से सीधा जुड़ा हुआ वो समझौता बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में आई होप कि अभी तक जाके लिख दिया हो, नहीं लिखा तो लिखिए। मैं बार बार हर क्वेश्चन के बाद इसीलिए कहता हूं ताकि आप लोग पार्टिसिपेट करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली लिखा करिए जाके कमेंट सेक्शन में, है ना।
और आधे वीडियो तक हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा है आपने तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हुए। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले इस पर्टिकुलर डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस एमिशन से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता भी इसको हम कहते हैं। 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ये क्या है, ये ग्लोबल ट्रीटी है ना, एक वैश्विक स्तर का समझौता था, ये ग्लोबल ट्रीटी था। इसका एम क्या था, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, वैश्विक तापन जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, जब भी आपको ये बिलो 2 डिग्री सेल्सियस दिखे तो ये समझ लीजिएगा कि ये पेरिस समझौते के बारे में बात हो रहा है। और ये कैसे करेंगे प्राइमरली, तो रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, GHG एमिशन को कम करके। और कंट्रीज़ ने कमिट किया कि वो नेशनल टारगेट बनाएंगे, है ना, अपना एक राष्ट्रीय टारगेट बनाएंगे जिसको वो अचीव करेंगे कम एमिशन करके, और अपने प्रोग्रेस को रिपोर्ट करेंगे, वो भी ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से, है ना। तो ये पेरिस एग्रीमेंट, यही पेरिस समझौता इसका सही उत्तर होगा। बेसल कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रिलेटेड है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट से, यानी कि जो भी खतरनाक वेस्ट होता है, जो भी खतरनाक अपशिष्ट हैं, तो उनको कैसे आप मूव कर रहे हैं। और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के बारे में है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके बारे में बेसल कन्वेंशन था। रियो समिट 1992 में हुआ था, 1992 में। इसको हम अर्थ समिट के भी नाम से जाना जाता है। ये एक लैंडमार्क इवेंट था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, जो पर्यावरण में सततता के लिए थी ये। और इसमें रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में डायरेक्टली कोई बात नहीं हुआ था। वही रामसर कन्वेंशन एक ऐसा ट्रीटी है जिसे रामसर साइट्स आपने सुने होंगे ना, वो रामसर कन्वेंशन में ही हुआ था। ये ट्रीटी फोकस करता है सस्टेनेबल यूज़ और कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, यानी आर्द्र भूमि जो होते हैं ना, उनको आप कैसे सतत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन हाउस गैस एमिशन से इसका भी रोल नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एम्फेसाइज द नीड फॉर ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता की आवश्यकता पर बल दिया था, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है कोठारी कमीशन जो 1964 से 66 में आया था। दूसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में आया था। तीसरा है यशपाल समिति या कमेटी जो 2009 में आया था। और चौथा है जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा समिति जो 2012 में आया था। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कमेटी या कमीशन है जिसने जोर डाला था स्वायत्तता पर, ऑटोनॉमी पर, उच्च शिक्षा संस्थानों की, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनके। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले कोठारी कमीशन के बारे में बात करें, 1964 से 66 में आया था। कोठारी कमीशन जो है ये एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में अलग अलग चीज़ें इन्होंने बताया, और एक लैंडमार्क जो है वो कमीशन था ये। अगर हम बात करें कि मॉडर्न एजुकेशन जो इंडिया में डेवलप हुआ उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। और आने वाला जो हमारा NPE 1968 हुआ वो इसी के ऊपर बेस्ड था, कोठारी कमीशन के ही जो रिकमेंडेशन थे उसके ऊपर। तो ये जो है ना अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के बारे में तो इसने बात किया, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन उसके बारे में इसने बात नहीं किया, तो ये नहीं होगा। नेशनल नॉलेज कमीशन पे आ जाते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया था, ये 2005 में आया था। और ये कमीशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा जोर डालता है कि भाई ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता आए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, HEI जिसे हम कहते हैं, इनमें स्वायत्तता आए। और रिफॉर्म्स को भी रिकमेंड किया कि आप जो है ना एकेडमिक इंडिपेंडेंस समझते हैं ना, एक स्वतंत्रता रहे किस स्तर पर, तो जो भी पठन पाठन की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में क्या डिसीजन लेने इसके ऊपर स्वायत्तता रहे। एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी रहे उन संस्थानों को जो उच्च शिक्षा में हैं, तो उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सके। और यूनिवर्सिटीज़ का गवर्नेंस, इन तीनों ही स्तर पर इन्होंने बात किया कि स्वायत्तता आनी चाहिए। नेशनल नॉलेज कमीशन में बात हुआ 2005 में। यशपाल कमेटी 2009 में आई थी। और यशपाल कमेटी जो है इसने एम्फेसाइज किया, इसने जोर डाला कि हायर एजुकेशन में बदलाव होने चाहिए। लेकिन ये किस बारे में इसने बात किया था, डीफ्रैगमेंटिंग, है ना, फ्रैगमेंटिंग नहीं, डीफ्रैगमेंटिंग डिसिप्लिन्स। तो यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में अगर हम जो है भेद कर सकें, यानी कि एक ही सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट ना बनाएं बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट बनाएं। तो अगर हम चीज़ों को जोड़ के देखें, है ना, देखो फ्रेगमेंटेशन मतलब तोड़ना होता है, तो डीफ्रैगमेंटिंग मतलब क्या हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम आपस में जोड़ के देखें। इंटरडिसिप्लिनैरिटी के बारे में इन्होंने ज़्यादातर बात की यशपाल कमेटी, तो ये नहीं होगा। और
जस्टिस वर्मा कमेटी, ये कमेटी फोकस था, याद रखिएगा, जस्टिस वर्मा कमेटी टीचर एजुकेशन में, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। और आपके क्योंकि आप टीचर या प्रोफेसर बनने वाले हैं तो आपसे रिलेटेड भी है, तो टीचर एजुकेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा इसका जोर था। एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे टीचर एजुकेशन में हम ला सकते हैं, जो शिक्षा है उसको हम कैसे बदलाव कर सकते हैं, यूनिफॉर्म टीचर एजुकेशन, स्टैंडर्डाइज करिकुलम हो जाए इसमें। तो ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन के बारे में इसने भी बात नहीं किया, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका बी, नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ओके, अब बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न और काफ़ी आसान प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज प्राइमरली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम अ क्लाइंट टू अ सर्वर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख के जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आपके पास आपके विकल्प या ऑप्शंस यूँ हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास IMAP, दूसरा ऑप्शन है आपके पास SMTP, तीसरा ऑप्शन है FTP और चौथा ऑप्शन है HTTP। अब देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझकर फुल फॉर्म नहीं लिखा है। फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि परीक्षा में भी आपके कई बार तो फुल फॉर्म लिखता ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो फुल फॉर्म आना चाहिए, तब इसका सही जवाब दे पाओगे, है ना। क्योंकि प्रश्न तो आसान है लेकिन फुल फॉर्म तो आपको आने चाहिए ना। तो देखिए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, पहले तो आप जाके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए इसका करेक्ट आंसर जो आपको लग रहा है। देखिए, एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। IMAP, इसको हम कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। IMAP इसको यूज किया जाता है किस लिए? रिट्रीव करने के लिए, यानी कि जो भी मैसेज, जो भी ईमेल्स हैं और कोई सर्वर से रिट्रीव करना, मतलब आपको प्राप्त करना है किसी सर्वर से, या फिर मैनेज करना है ईमेल को, तो इसके लिए यूज किया जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये अलाउ करता है हम जैसे यूजर्स को कि हम एक्सेस कर सके ईमेल को अलग अलग डिवाइसेस से, मल्टीपल डिवाइसेस से, लेकिन ये ईमेल सेंड करने के लिए नहीं होता, और ये सेंडिंग ईमेल्स कह रहा है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो सेंडिंग वाला काम यहाँ पर नहीं होता है IMAP में। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको ईमेल्स सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, सेंड ईमेल्स। और ये कैसे? क्लाइंट से सर्वर और मेल सर्वर के बीच में भी ये होता है ना, मेल सर्वर्स के बीच में भी होता है। मेल मतलब वो MAL मेल नहीं, MAIL मेल, ईमेल वाला मेल, मेल सर्वर्स के बीच में होता है ये। और ईमेल सेंड करने के लिए हम SMTP का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP जो है ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज़ होता है फाइल को ट्रांसफ़र करना एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ईमेल के बारे में नहीं होता है ये। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो ये लिंक आपको HTTP HTTPS दिखता होगा। HTTPS जो है वो सिक्योर्ड वाला होता है और HTTP जो है वो सिंपल होता है। इसको वेब पेजेस तक ट्रांसमिट करने के लिए, आप अगर किसी भी वेब पेज तक जाना चाहते हो, जैसे आप हमारे मान लीजिए कि गूगल पे ही आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो गूगल पे सर्च करोगे तो हर वेबसाइट के पहले आपको ये दिखेगा HTTPS, और इसको यूज़ किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए, वेब पेजेस तक जाने के लिए इंटरनेट पर, और ये ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, in communication theory, which of the following models emphasizes the continuous feedback loop between sender and receiver? संचार सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच निरंतर प्रतिक्रिया चक्र पर जोर देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को टफ क्या बनाता है? क्वेश्चन को टफ उसकी भाषा और क्वेश्चन को टफ उसके ऑप्शंस बनाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर क्वेश्चन का ऑप्शन सही तरीके से बनाया गया हो और क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया हो, तो आपको सेम ही क्वेश्चन जो है वो ईजी और टफ लग सकता है उसके लैंग्वेज और उसके ऑप्शंस के बेसिस पे। बढ़ते हैं इसके जो हमारा अगला प्रश्न, जो आठवां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 लिख के जो भी आपको इसका सही उत्तर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और एक एक ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पर बात कर रहा है ना कि कंटिन्यूअस फीडबैक लूप, है ना, यानी कि निरंतर प्रतिक्रिया चक्र है। फीडबैक हमेशा लगातार मिल रहा है, इसमें फीडबैक मिल रहा है। तो सबसे पहले तो शैनन वीवर मॉडल में फीडबैक का मैकेनिज्म होता ही नहीं, आपको पता होना चाहिए। ये एक वन वे मेथड है, वन वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, और एक तरफा प्रक्रिया है, मतलब सेंडर से और रिसीवर तक जो है मैसेज पहुंच गया और बात खत्म हो गया। शैनन वीवर मॉडल में यही होता है, एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें फीडबैक होता ही नहीं है, कम्युनिकेशन को ये एक तरफा प्रक्रिया मानता है, तो ये नहीं होगा। बर्लो का SMCR मॉडल, ये मॉडल जो है ना वो जोर डालता है सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर पर, इसमें भी कंटिन्यूअस फीडबैक लूप के बारे में कोई बात नहीं की गई है, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं हम, जो अगला गलत ऑप्शन है वो है एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल मॉडल क्यों नहीं होगा? ये भी एक वन वे मॉडल है, एरिस्टोटल या अरस्तु का मॉडल वन वे या एक तरफा मॉडल है। ये फोकस करता है कि स्पीकर का रोल है
स्पीकर के रोल पे ये ज़्यादा फोकस करता है कि जो स्पीकर है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, ऑडियंस को, है ना। और इसमें फीडबैक का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्क्रैम मॉडल या स्क्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल भी हम कहते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरैक्टिव। स्क्रैम मॉडल जो है एम्फेसाइज करता है कम्युनिकेशन को, कहता है ये कि ये दो तरफा प्रक्रिया होता है, टू वे प्रोसेस होता है। दो तरफा प्रक्रिया क्यों है? यहाँ पर सेंडर और रिसीवर जो है ना ये कंटिन्यूस फीडबैक देते हैं एक दूसरे को, कभी सेंडर रिसीवर बन जाता है, कभी रिसीवर सेंडर। अब आप ही सोचिए, आप अपने किसी फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, है ना, आप जो है ये चैट कर रहे हैं, मैसेजेस आप लिख रहे हैं और इधर से आपका फ्रेंड भी मैसेज लिख रहा है, तो सेंडर और रिसीवर कौन हुआ बताइए? तो जब आप मैसेज भेज रहे हैं तो आप सेंडर हुए, जब वो मैसेज भेज रहे हैं तो वो सेंडर हुए, और जब आपके पास मैसेज आ रहा है आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप रिसीवर हुए, जब उनके पास मैसेज आ रहा है वो इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो रिसीवर हुए। तो ये कंटिन्यूअस फीडबैक लूप चल रहा है, इसीलिए ये एक इंटरैक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस हो जाता है, एक गतिशील प्रक्रिया हो जाती है ना, और इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शोध की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च? कार्य शोध, एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ रहा है और नॉट कह रहा है ना। नॉट सुनते ही आप अपने कान खड़ा कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए कई बार ये नॉट हमसे छूटता है और हमारा जो भी क्वेश्चन है वो गलत करके हम आ जाते हैं। तो काफ़ी आसान प्रश्न है और ऑप्शंस आपके पास हैं। इट इज़ कोलाबरेटिव, एक्शन रिसर्च के बारे में है, यह सहयोगात्मक है, इट इज़ साइक्लिकल, यह चक्रीय है, इट इज़ पार्टिसिपेटरी, यह सहभागितापूर्ण है, और चौथा ऑप्शन इट इज़ प्रिडिक्टिव, यानी यह पूर्वानुमात्मक है। बताइए कि इनमें से कौन सा एक विशेषता नहीं है एक्शन रिसर्च का, और एक्शन रिसर्च जो है वो क्या होता है इसके बारे में भी आप बताइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख के जो भी आपको इसका सही उत्तर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, है ना। देखिए कह रहा है कि कौन सा इनमें से एक विशेषता नहीं है एक्शन रिसर्च का। देखिए एक्शन रिसर्च में कोलाबोरेशन होता है पार्टिसिपेंट्स के बीच में। एक्शन रिसर्च ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में, अपने कक्षा के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर कोलाबोरेशन होता है। जैसे शिक्षक हैं, टीचर हैं, रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं, ये आपस में मिलकर कोलाबरेट करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम होता है, एक्शन रिसर्च किस चीज़ के लिए होता है? तत्कालिक जो समस्याएं होती हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम होता है, इनके सोल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च होता है, याद रखिएगा, है ना। साइक्लिकल भी होता है, एक्शन रिसर्च फॉलो करता है एक साइक्लिकल प्रोसेस। कैसे? तो देखिए साइक्लिकल कैसे हुआ? प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्टिंग। कैसे? सबसे पहले तो आप प्लान करेंगे, प्लान करके फिर आप एक्ट करेंगे, आप जो है उसके ऊपर काम करेंगे, एक्ट करके फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे उसका, और फिर आप रिफ्लेक्शन करेंगे, कहाँ गलतियाँ रह गई, कहाँ चूक रह गया, फिर वो उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे। तो ये एक पूरा जो है साइक्लिकल प्रोसेस होता है ना। तो ये भी होगा सही, ये भी एक विशेषता है। तो ये दोनों ही विशेषता, और नहीं पूछ रहा है तो ये दोनों ही नहीं होगा इसका, क्योंकि विशेषता तो है ही। तीसरा है इट इज़ पार्टिसिपेटरी। देखिए एक्शन रिसर्च बिना पार्टिसिपेशन के हो ही नहीं सकता है। तो पार्टिसिपेंट्स इसके की फीचर्स हैं, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड इश्यूज़ को इम्प्रूव करने के बारे में है। तो जब आप इम्प्रूव करना चाहते हैं रियल वर्ल्ड इश्यूज़ को, कोई कक्षा में ही प्रॉब्लम है, क्लासरूम प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसमें स्टूडेंट को, टीचर को, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। तो ये भी इसका विशेषता है। और नहीं पूछ रहा है तो ये भी जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं जो है वो है प्रिडिक्टिव। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पूर्वानुमात्मक नहीं है। क्यों? देखिए एक्शन रिसर्च प्रिडिक्टिव इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो है एम करता है इम्प्रूव करने के ऊपर, रिफाइन करने के ऊपर, जो भी हमारे करंट प्रैक्टिसेस हैं, जो तात्कालिक हमारे जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए। और ये कैसे होगा? आगे चल के जो है ना, ये जैसे जैसे साइक्लिक प्रोसेस ये चलता जाएगा, ये प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ये बार बार और रिफाइन होता जाएगा और बेहतर होता जाएगा। तो आप प्रिडिक्शन नहीं करते हैं फ्यूचर का, इसमें आप पहले जो है ना पूर्वानुमान नहीं लगाते हैं, कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट देख रहे हैं। जो गलतियां हो रही हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर उसको बेहतर कर रहे हैं। तो किसी भी टाइप का प्रिडिक्टिव जो है ये नहीं होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है, और यही इसका सही उत्तर है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपसे एक छोटी सी अपील है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप एक सीरियस लर्नर हैं और आप लगातार कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जो हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हैं। बहुत ही कम सीरियस लर्नर होते हैं। कुछ लोगों का मोटिवेशन 1 दिन चलता है, कुछ लोगों का 10 दिन चलता है, कुछ लोगों का 15 दिन चलता है। अगर आप लगातार, परसिवरेंस नाम का एक शब्द है, याद रखिएगा, परसिवरेंस, और सर्च करिएगा इसके बारे में, है ना। और ये परसिवरेंस अगर जिसके भी अंदर आ जाए तो दुनिया का कोई भी काम वो कर सकता है।
और आप भी कर सकते हैं, आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये परसिवरेंस होना चाहिए। तो जाके सर्च करिएगा परसिवरेंस क्या होता है, PERSEVERANCE, है ना, परसिवरेंस जो है एक बार जाके सर्च करिएगा और देखिएगा क्या होता है परसिवरेंस। अगर आप जो है आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई परसिवरेंस वाली, तो फिर आपको कोई हराने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर पारंपरिक स्रोत माना जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। और यहाँ पर ऑप्शन है, पहला कोयला, दूसरा है आपका जल विद्युत हाइड्रो पावर, तीसरा है पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। बताइए इनमें से कौन सा एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, गैर पारंपरिक स्रोत है। नॉन कन्वेंशनल मतलब ये मॉडर्न टाइप का ये है ना, और ये भी समझ लीजिएगा कि ये रिन्यूएबल होगा, नवीकरणीय होगा। बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 लिख के जो भी आपको इसका सही उत्तर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, और उसी समय पे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक और चीज़ मेंशन कर देंगे कि ये आपको क्लास हमारा कैसा लगा, ये हमारा प्रयास कैसा लगा। डेली जो आपसे जुड़ते हैं, आपसे ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो कैसा लगता है आपको, ज़रूर मेंशन करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। और स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेन करना। देखिए कोयला जो है ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, पारंपरिक साधन है, माध्यम है अगर हम बात करें एनर्जी की तो, और ये सदियों से यूज होता हुआ आ रहा है। ये एक फॉसिल फ्यूल है ना, और ये ख़त्म हो जाएगा किसी ना किसी दिन। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, पर्यावरण से जो है ना इसका बिल्कुल ही उलट नाता है। कोयला से धुआं भी होता है, और कोयला का जो खदान होता है ना उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे, कार्बन उत्सर्जन वगैरह बहुत ज़्यादा इससे होता है। हाइड्रो पावर जो है ना, इसको कन्वेंशनल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्लांट है ना, इनको भी बहुत दिनों से यूज़ किया जा रहा है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इसी में कन्फ्यूज़न हो सकता था। नेचुरल गैस तो मान लीजिए कि ये कोयला की तरह ही एक कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल है, और ये भी खत्म हो जाएगा किसी न किसी दिन, नेचुरल गैस। तो नेचुरल नाम से ये मत समझिएगा कि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, ये भी गलतियाँ कर देते हैं, ये नहीं होगा। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ होना चाहिए, और इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर जो है शामिल किया था। अब हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी में अगर हम बात करें तो हाइड्रो पावर जो है ना इसको कन्वेंशनल सोर्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्लांट जो है ना ये कई मतलब सालों से जो है ये चलते हुए आ रहे हैं। हाइड्रो पावर जो है आपका जल विद्युत होता है। और ये मत समझिएगा कि जो आपके नॉन कन्वेंशनल वाले हैं वो हमेशा नॉन रिन्यूएबल होंगे, है ना, नॉन रिन्यूएबल होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि गैर नवीकरणीय होंगे और वो ऐसे ही होंगे जो ख़त्म हो जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल वो भी हो सकते हैं जो बहुत दिनों से यूज़ किया जा रहा है। और विंड एनर्जी जो है ना ये बहुत ज़्यादा दिनों से यूज़ नहीं हो रहा है। पवन ऊर्जा जो है ये रिसेंट डेवलपमेंट है, इसको जो है रिसेंटली ही हमने जो है देखा है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है और रिन्यूएबल भी है, और ये जनरेट करता है पावर कैसे, काइनेटिक एनर्जी, जो हवा की एनर्जी होती है ना उसको ये क्या करता है, ये इस टरबाइन के माध्यम से, एक टरबाइन ऐसे लगा होता है, और इस टरबाइन को ये घूम के, जैसे ये टरबाइन घूमता है यहाँ पर मोटर अटैच होता है, उस मोटर को घूमने से एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये सस्टेनेबल भी है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका जो है ना फॉसिल फ्यूल के मुकाबले काफ़ी कम होता है ना। ये थोड़ा सा आपका व्यू वगैरह जो है वो ख़राब कर सकता है, दूर तक अगर आप देखना चाहते हैं पहाड़ों पे उसका व्यू ख़राब करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है ये एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है अगर इन तीनों की हम बात करें तो इनसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, विंड एनर्जी। यही एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। जो भी सही आंसर्स हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, है ना। और प्रैक्टिस आगे जब आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी तो वहाँ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपके लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिविटी मैं आज जोड़ पाया हूँगा, और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मैं दे पाया हूँगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए इस क्लास की PDF पाने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तिल लेना आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।